नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की आरोह किताब का 5वां अध्याय। अध्याय का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखें। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक गांव में, गांव का नाम देख लेना, श्योपुर नामक गांव में 13 नवंबर 1917 को हुआ। इनके पिताजी पुलिस विभाग में थे और निरंतर स्थानांतरण होने की वजह से, स्थानांतरण तबादला होता है, तो बार बार तबादला होने की वजह से इनकी जो पढ़ाई है वो नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। आपने 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उसके बाद राजनांद गांव में डिग्री कॉलेज में आपने अध्यापन कार्य शुरू किया। गजानन माधव मुक्तिबोध लंबे समय तक नया खून पत्रिका का संपादन का कार्य किया। नया खून एक साप्ताहिक पत्रिका है भाई। इनकी कविताओं में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी जो कविताएं हैं वो पहली बार 1943 में लगभग अगेजी द्वारा संपादित तार सप्तक में प्रकाशित हुई। इन्होंने अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता यानी इन सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा और कार्यक्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध जी का जो जीवन है वो संघर्षशील था। इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और इनकी संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। 11 सितंबर 1964 को यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार, सजग लेखक और एक कवि इस संसार से विदा ले चला। आगे देखें। इनका निधन है वो 11 सितंबर 1964 को हुआ। इसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो देखें। रचनाओं में पहली बार है इनके काव्य संग्रह में देखो कौन कौन सी कविताएं लिखी इन्होंने, कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा है बुरी बुरी खाक धूल है। सहर्ष स्वीकारा जो कविता है वो इसी काव्य संग्रह से लिया गया है। फिर है इनका कथा साहित्य यानी कहानी साहित्य में देखो काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य में कहानी संग्रह हैं। फिर इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। देखो मुख्य रूप से एक आलोचक है ये। तो कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनकी आलोचनाएं हैं। और एक निबंध है भारत, इतिहास और संस्कृति। ठीक है। इसके बाद में हम कविता पढ़ते हैं। तो कविता पढ़ने से पहले हम प्रतिपाद्य पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के अंदर एक सवाल आवश्यक रूप से आएगा कि इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है या उद्देश्य क्या है। तो हम प्रत्येक कविता के अंदर, प्रत्येक पाठ के अंदर आपको प्रतिपाद्य दे रहे हैं, तो याद रखना है इसको। और एक सवाल बना करके लिखना भी है कि इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है। आगे देखें। प्रतिपाद्य देखिए इसका। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती है। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, और जो उनके काव्य संग्रह बुरी बुरी खाक धूल से लिया गया है। एक होता है स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वीकारना का मतलब होता है ग्रहण करना, और ये बाहें दबाव से भी हो सकता है। लेकिन दूसरा शब्द है सहर्ष स्वीकारना, इसका मतलब है खुशी खुशी स्वीकार करना। उसके अंदर जो स्वीकार करने वाला होता है उसकी खुद की भावनाएं जुड़ी रहती है। आगे देखें। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा फटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। तो आपको सवाल भी पूछ लिया जाए कि कविता की क्या प्रेरणा, मतलब कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। तो जीवन के अंदर जो भी सुख दुख है, उठा पटक है, खुशी है, दुख है, इन सब को समान रूप से ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है। आगे देखें। कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली
कविता प्रेरणा के उस उच्च मतलब झरना होता है भाई, उच्च मतलब क्या होता है, झरना। तो झरना या स्रोत, तो कविता है वो हमें उस स्रोत तक लेकर जाती है जहां से कवि ने प्रेरणा ग्रहण की। आगे देखें, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता को इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया जाता था, कुछ इस तरह स्वीकार किया जाता था कि आज तक सामने नहीं होते हुए भी आसपास उनके होने का एहसास है। आगे देखें, उनके द्वारा जो पंक्तियां लिखी हुई है, 2 पंक्तियां हैं, पढ़िए देखें। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कितनी शानदार पंक्तियां हैं। अब देखें, हम कविता पढ़ते हैं। कविता में देखिए, पहला पद है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे वाले पद हैं वो आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, मुक्तक छंद है, इसलिए इसमें देखो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने की वजह से शब्दार्थ ज्यादा है नहीं। ठीक है, देखिए क्या है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारने का मतलब है खुशी खुशी मानना, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब देखो, कवि यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी उठा पटक है उन सब को मैंने स्वीकार कर लिया है। और क्यों स्वीकार कर लिया है? क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें प्रिय है। कहने का मतलब उसे आप चाहते हो, इसलिए मैंने भी उनको क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। आगे देखो, गर्बीली गरीबी, गर्बीली गरीबी का मतलब क्या है? ऐसी गरीबी जिस पर मैं अभिमान कर सकता हूँ। ये गंभीर अनुभव, अनुभव का मतलब होता है ज्ञान, और गंभीर अनुभव का मतलब यहाँ पे है सांसारिक ज्ञान, यानी संसार का जो भी ज्ञान होता है वो। यह विचार वैभव, वैभव का मतलब संपदा होती है, विचारों की संपदा यानी कि तर्क वितर्क करने की शक्ति। इसके बाद में आगे देखो क्या लिखा है, दृढ़ता। यह है, दृढ़ता मतलब ये मजबूती। यह आगे लिखा है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता मतलब क्या है? भीतर की भावनाओं का बहाव या प्रवाह। सरिता मतलब नदी होती है, यहाँ पे हम भावों का बहाव या प्रवाह ले सकते हैं। आगे देखें, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है यानी कि जो कुछ भी मेरे भीतर है वो सब नया है और मूल रूप में है, उन सब को चेंज नहीं किया हुआ है, मतलब एक जैसे थे वैसे के वैसे ही है, मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन है तुम्हारा। अभी देखे, पल पल का मतलब क्षण होता है, पल का मतलब क्षण होता है। आगे देखे, समय का इकाई है ये। जागृत मतलब चेतन है, जागृत का मतलब चेतन होता है। और अपलक का मतलब होता है बिना पलकें झपकाए। और संवेदनाएं, अंदर के भाव। चलें, इसके बाद में देखो, इसके शब्दार्थ आपके समझ में आए होंगे। और इसका स्पष्टीकरण यही है कि इसकी मतलब सरलार्थ है वो बहुत छोटा सा सरलार्थ है, बहुत सीधा सा सरलार्थ है। देख लें एक बार, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहना चाह रहा है, कवि को मतलब एक कोई उसका प्रेमी है, उसकी प्रेमिका है। अब वो प्रेमिका उसकी प्रिया भी हो सकती है और उनकी माँ भी हो सकती है। तो इस वजह से वो अपने इस रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने उपलब्धियां हासिल की है, जो कुछ भी मेरे पास कमजोरियां हैं, उन सबको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। सहर्ष स्वीकार क्यों कर लिया, इसका कारण देखो नीचे बताया हुआ है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहने का मतलब मैंने अपने जीवन में मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है, यानी कि मेरे पास में जो कुछ भी अपना है उसे तुम बहुत चाहते हो, वो सब तुम्हें प्रिय है, इसीलिए मैंने भी उनको क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब देखो कवि के जीवन में क्या क्या है जो उन्होंने स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी, कहने का मतलब कवि कह रहा है कि मेरे पास में जो अभिमान पूर्वक मेरी जो गरीबी है वो, मेरे पास में जो चिंतन मनन करने की जो शक्ति है वो, और मैंने जो भी सांसारिक ज्ञान अर्जित किया है, ये सब तुम्हें प्रिय है, इसीलिए मैंने भी इनको सहर्ष स्वीकार किया है। आगे देखो क्या लिखा है, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कहने का मतलब मेरे भीतर में जो भी भावनाओं का जो प्रवाह है, यानी मेरे जो भी हृदय में विचार बह रहे हैं, मेरे हृदय की जो दृढ़ता है, मजबूती है, यहाँ तक कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो सब मैंने चेंज नहीं किया है। ये जैसा था वैसा का वैसा है, नया है, मूल रूप में है। और यह है
जो कुछ भी जागृत है, यानी मेरी जो भी चेतना है, मेरे अंदर जो भी चेतना है, अपलग है, यानी कि मेरे अंदर जो चिंतन करने की जो ताकत है, संवेदन है तुम्हारा, यानी ये सब आपके द्वारा ही दिए हुए हैं, आपके द्वारा ही मतलब मेरा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, इसलिए ये सब मैंने स्वीकार कर लिया है। आगे देखें, इसका संदर्भ और प्रसंग आगे दिया हुआ है, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के कर लेंगे। आगे इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है। व्याख्या देखें, कवि अपने रहस्यमय प्रिय माँ या प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता यानी मजबूती, मेरे मन में बहती हुई भावनाओं की नदी, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, नए हैं। और इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, जागृति है, उपलब्धि है, इन सब के पीछे आप ही की प्रेरणा कार्य करती है। तुम ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, इसीलिए मैंने इनको खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो ये इसकी व्याख्या हुई भाई। अब देखें इसके जो प्रश्न है 2-3 वो देख लें आप। इसका विशेष देखो पहले। कवि अपनी हर उपलब्धि में किसका श्रेय मानता है? अपनी प्रेमिका का श्रेय मानता है, अपनी माँ या प्रिया। फिर देखो इसकी शैली है, वो संबोधन शैली है प्रिय करके ऐसे लिखा हुआ है। फिर ये मौलिक है, इसकी आवृत्ति होने की वजह से एक गीत जैसा लगता है और इसका प्रभाव और बढ़ गया है। आगे देखें, विचार वैभव और भीतर की सरिता, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बिली गरीबी, विचार वैभव, इनमें देखो वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार हुआ है। फिर इसके अंदर तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है और गर्बिली गंभीर, ये शब्द विशेषण शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। आगे देखें, पहला सवाल आए, कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार क्यों करता है? तो देखो, हर परिस्थिति को स्वीकार करने का क्या कारण है, आइए देखें। कवि को अपने जीवन की हर उपलब्धि इसलिए सहर्ष स्वीकार है क्योंकि यह सब कुछ उसकी माँ या प्रेसी को प्रिय लगती है, क्योंकि उसे कवि की हर उपलब्धि पसंद है और यही कारण है कि कवि ने भी उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आगे देखिए, दूसरा सवाल है, गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण का औचित्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण है गर्बिली। इसका औचित्य यह है कि कवि इस दशा में भी अपना स्वाभिमान बनाए हुए हैं, वह गरीबी का बोझ न मान करके उस स्थिति में भी प्रसन्नता महसूस कर रहा है। आगे देखें, तीसरा सवाल है, कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है तथा क्यों? यानी कवि है वो किसको नवीन और मौलिक मानता है तथा क्यों? तो देखो किसको मानता है वो देखें। कवि स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, वैचारिक चिंतन, व्यक्तित्व की दृढ़ता और अंतःकरण की भावनाओं को मौलिक मानता है। और इसका कारण क्या है, क्यों मानता है मौलिक? इसका कारण यह है कि यह सब उसके यथार्थ प्रतिफल हैं और इन पर भी किसी का प्रभाव नहीं है। कहने का मतलब इन्होंने अपने जीवन को बदला नहीं है, जैसा व्यक्तित्व था वैसा ही इन्होंने बनाए रखा। आगे देखो, चौथा सवाल है भाई, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इस कथन का आशय स्पष्ट करो। तो देखो इस कथन का क्या आशय है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कथन का आशय यह है कि कवि के पास जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वह उसे, यहाँ पे अभीष्ट महिला का मतलब उनकी माँ या प्रेमिका से है, उसको बहुत प्रिय है। इन उपलब्धियों में वह अपनी प्रियतमा यानी माँ या प्रिया का समर्थन महसूस करता है। चलो आज की कक्षा में इतना ही। जो शेष पाठ बचा हुआ है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, अन्यथा सुन लें।